वालेकुम सबको। जैसे आप सबको पता है कि ये ऐसे वक्त हैं जिसमें हम सब अपने घरों में लॉकडाउन हुआ हुआ है। दुनिया स्टैंड स्टिल पे, साथ साथ स्पोर्ट्स स्टैंड स्टिल पे। बहुत एक मुश्किल वक्त है और आई थिंक एज ए नेशन हम लोगों को साथ रहना होगा, जुड़ के रहना होगा, एक दूसरे को हेल्प करना होगा। आई थिंक पीसीबी भी अपने एफर्ट्स कर रहा है। उस दिन हमने देखा पीसीबी ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशंस भी किए ऑन बिहाफ ऑफ इटसेल्फ एंड द प्लेयर्स। और पीसीबी ऑलरेडी आई थिंक ये एक नंबर भी स्टेट हुआ था, ऑलरेडी इज लुकिंग आफ्टर 220 क्रिकेटर्स एंड आई एम श्योर क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की इंस्टीट्यूट है तो इल बी लुकिंग टू हेल्प आउट मैनी अदर क्रिकेटर्स एज वेल। काफ़ी हमें अजीब सा लग रहा है, घर में बैठ के इतनी आदत नहीं है घर में रहने की। आई थिंक हमारी फैमिलीज भी हमसे काफ़ी अब तंग आ गई हैं। सीजन बहुत अच्छा गुजरा है। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, पाकिस्तान में तीनों फॉर्मेट्स वापस आए हैं, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली पाकिस्तान में वापस आई है। अपने हमारे शायकीनों ने हमारे प्लेयर्स को आके अपने ग्राउंड्स में देखा है। कराची और लाहौर के साथ रावलपिंडी और मुल्तान के स्टेडियम्स में भी क्रिकेट शुरू हुई है। आई थिंक एक ओवरऑल सक्सेस रहा है। पीएसएल के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सक्सेस रहा है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, पीएसएल वापस आई है पाकिस्तान में। अथॉरिटीज को क्रेडिट देना चाहिए। पीसीबी ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये एक स्टार्ट है जिसकी वजह से और बड़ी टीमें और बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शान। क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। आलिया पहले आपसे क्वेश्चन लेते हैं। आलिया आपका माइक म्यूट है। सॉरी जी शान, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के और माशाल्लाह जिस तरह आपने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी एज ए कैप्टन भी बहुत अच्छा लगा वो देख के। पहले तो ये बताइए कि ये शाहिद अफरीदी और जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनको हैंडल करना एज ए कप्तान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। जब पीएसएल शुरू हो रही थी तो आई मीन ओपिनियंस आते रहते हैं काफ़ी लोगों के जिनके साथ बैठते हैं, इवन मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो बात यही होती थी कि आई मीन जो फैक्ट था कि जो हमारे ड्रेसिंग रूम में जो लोग थे इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी मैन एक्सपीरियंस था। तो एक आपका वो होता है कि जो इतने बड़े लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की होती है, जैसे लाला, बाकी सीनियर प्लेयर्स, आई थिंक फॉरेन प्लेयर्स भी ऐसे मौजूद थे जिन्होंने अपनी कंट्रीज की, अपनी फ्रेंचाइजेस की, अपनी काउंटीज की रिस्पेक्टिवली कैप्टनसी की हुई थी। लेकिन आई थिंक मैंने इसको दूसरी साइड से देखा कि जब मेरे डिस्पोजल पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं तो इससे तो मेरी जो जॉब है वो आसान हो जाएगी। तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। हर मोमेंट पे आई थिंक लाला को तो स्पेशली हर मोमेंट पे लाला को ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड यूज किया, चाहे वो टीम बनाने के उस पे था, चाहे वो मेरी अपनी बैटिंग के उस पे था। और आई थिंक मुझे हर तरफ से हेल्प मिली है और मेरा काम काफ़ी आसान था फील्ड में। कि जब आपके साथ, हम हमेशा कहते हैं कि जब फील्ड में जाते हैं तो एक कप्तान नहीं होता, 11 के 11 कप्तान होते हैं और सबको अपना हाथ खड़ा करना होता है। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स की ये खासियत थी कि पूरे टूर्नामेंट में हर बंदे ने अपना हाथ खड़ा किया और कप्तान से सबने बोझ हटाया है। वरना होता क्या है कि सब अगर एक बंदे पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और उस बंदे का ऑफ डे होता है तो फिर वो पूरी टीम पे रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने कोशिश ये की थी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करें और सब अपना हाथ खड़ा करें। और जिसको इवन जूनियर्स जो थे आपके, जिनको जूनियर्स कंसिडर किया जाता है, उनको भी ये इंकरेज करते थे कि उनकी तरफ से ओपिनियन आना चाहिए, उनकी तरफ से मशवरे आने चाहिए। थैंक यू शान। अगला क्वेश्चन हम उमर फारूक कार्लसन और फैजान लखानी से लेंगे। तो कार्लसन पहले आप क्वेश्चन कर लें। हेलो शान। शान, वी हैव सीन कि आपका करियर जो है वो स्टॉप स्टार्ट रहा है और अंटिल लास्ट ईयर काफ़ी इवॉल्व किया आपने। थोड़ा शेयर करें, थोड़ा ब्रेक डाउन करें कि अपने को इवॉल्व करने के लिए इन अदर फॉर्मेट एज वेल एग्जैक्टली क्या आपने टेम्पलेट रखा और क्या किस तरह आपने काम किया? देखें, सबसे जो बात होती है जब स्टॉप स्टार्ट होना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट, टीम्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस स्टेज पे आप अपने करियर के होते हैं।
तो स्टॉप स्टार्ट होना भी एक अच्छी तरीके से एक लेसन भी होता है, आपको पता चलता है, आप अपनी गेम्स की लिमिटेशंस पता चलती है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती शायद मैं जो भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो शायद इस वक्त नहीं आती। तो आप जो भी मिस्टेक्स करते हो, जो भी आप टीम से ड्रॉप होते हो, इन एंड आउट होते हो, वो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि टीम में रहने के लिए आपको क्या करना होता है। आई थिंक वापस जब मैं आया 2016 में, जब इंग्लैंड का टूर खत्म हुआ, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे पता था कि मेरे गेम में काफ़ी फ्लॉज थे, और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉज एक्सपोज काफ़ी जल्दी होते हैं। जिस तरीके से दूसरी टीमें प्लान करती हैं, जितने स्किलफुल इंटरनेशनल क्रिकेट के बॉलर्स होते हैं, और मेंटली जितना बड़ा चैलेंज होता है, तो मैंने थोड़ा सा अपने गेम पे काम किया। मेरे लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में यूबीएल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई थिंक पहली बार जो नदीम खान थे उधर, पहली बार किसी ने मुझे एक तरीके से होप दी थी कि वो समझते थे कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी अच्छा खेलता हूँ। उस वक्त तक तो मैं 2 सीजन से डोमेस्टिक वाइट बॉल क्रिकेट भी नहीं खेला था। तो वहां जाकर आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट मैंने अपनी काफी इम्प्रूव की है। प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आया है, अपनी फिटनेस पर, स्किल्स पर उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया, और आई थिंक सीखता रहा। मेरे क्रिकेटर जब तक अपने अंदर सीखने की सलाहियत रखेगा, उसके लिए चीजें काफी आसान होती रहेंगी। और इवन आप जब तक आपका करियर खत्म नहीं होता, देयर सो मच के आप सीख सकते हैं, सो मच के आप के दूसरे प्लेयरों से आप सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि ये चीजें वो रिक्वायरमेंट्स देखूं जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स थी, और कोशिश थी कि उस तरफ अपने आप को लेकर जाना है। आई थिंक हम डोमेस्टिक क्रिकेट को काफी अंडरमाइन करते हैं, और मैंने साउथ अफ्रीका में भी ये बात की थी। मैंने 3 साल रेगुलरली डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट खेली, 2 साल रेगुलरली फर्स्ट क्लास खेली, 1 साल था कि 3-3.5 महीने हम लोग पाकिस्तान ए के साथ दुबई में थे। उधर मेरे गेम में काफी इंप्रूवमेंट आई है। जब आप बड़े रन्स करते हैं, कंसिस्टेंटली खेलते हैं, आई थिंक डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट भी खेला उस वक्त, T20 भी खेला, फर्स्ट क्लास भी खेला, पाकिस्तान ए वर्सेस इंग्लैंड न्यूजीलैंड खेला। तो उस वक्त जब आप वो करके रन्स करते हैं ना उसमें, तो वो जो आपके पास एक रन्स का जो करेंसी आपकी इकट्ठी होती है, वो फिर आपको अलाउ करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना, आपको अपने गेम की समझ आती है। तो आई थिंक जब मैं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, मुझे अपने अपने गेम की ज्यादा समझ थी, और फिर लकीली ऐसा था कि साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस हुई, और आई गॉट द बैकिंग ऑफ 8 स्ट्रेट टेस्ट मैचेस उस वक्त से लेके अब तक। उसमें उस दौरान मैंने PSL भी खेली है। तो आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी जो नया स्ट्रक्चर हुआ, उसमें कैप्टनसी मिली कंसिस्टेंटली, उसमें भी गेम्स खेले। तो आई थिंक जब आप कंसिस्टेंटली खेलते हो, तो जो आपने पिछले डोमेस्टिक क्रिकेट में वो मेहनत की होती है, रन्स किए हुए होते हैं, आपको चांस मिलता है कि आप वो चीज बड़ी क्रिकेट में भी ट्रांसलेट करें। थैंक यू वेरी मच। फैजान, अपना कल्सन की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, फिर एक और सवाल और साथ करना चाहूंगा। एक तो कंसिस्टेंसी से चांस मिलना तो बहरहाल बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के साथ खेलते रहना भी आपके गेम को इम्प्रूव करता है, बट साथ में इंडिविजुअल एफर्ट भी तो शान मैटर करती है। आप में कितनी हंगर थी उस इंडिविजुअल एफर्ट की, आप खुद कितना इंप्रूव होना चाहते थे? तो आपने कहा कि मुझे आपको खुद रियलाइजेशन हुई कि कहाँ इंप्रूव करना, तो किन एरियाज को आपने शान अपना टारगेट किया था, और किस तरह उन एरियाज पर आपने स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की? क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नजर आया था हमें 2016 का शान और 2018-19 का शान, बहुत ज्यादा फर्क था, बिल्कुल एक मुख्तलिफ प्लेयर लगा था। थोड़ा सा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी सी डिटेल और बता दें। और साथ साथ दूसरा सवाल, क्योंकि PSL का सीजन पूरा हो नहीं सका, और ऑल्दो PCB कह रहा है कि नवंबर-दिसंबर की एक विंडो तलाश करने की बात हो रही है, बट अगर ये नहीं हो पाती, तो जो बातें हो रही है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं कि मुल्तान को बगैर खेले ही टाइटल दे दिया जाए? देखिए, सबसे पहले जो उमर भाई का जो जवाब दिया उसी पे ही टच करते हैं कि क्रिकेटर जो भी मेरे नज़र में जो भी इस डोमेस्टिक सर्किट में इन्वॉल्व है, जो भी पाकिस्तान के उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के लिए खेलना उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और मेरे लिए आई थिंक यही सब कुछ है, हम सब के लिए यही सब कुछ है। हम जो भी क्रिकेटर्स हैं, हाईएस्ट लेवल है पाकिस्तान खेलना। और जब आप अपने आप को मेजर करते हो कि किधर आप स्टैंड कर रहे हो कंपेयर टू आपके अपने कोलीग्स, कंपेयर टू दुनिया के जो भी बेहतरीन, जैसे मैं बैट्समैन हूँ तो बेहतरीन बैट्समैन क्या है, तो काफी मुझे उसमें खामियां नजर आती थी, काफी फॉल्ट्स नजर आते थे।
और आई थिंक आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने पहले ही टच किया कि यूबीएल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी। यूनिस खान उधर हमारे कैप्टन और मेंटोर थे, उनकी गाइडेंस में खेलना, आई थिंक उनको टाइम भी काफ़ी मिला था हमें गाइड करने का, क्योंकि उनका अपना करियर उस वक्त तक 2016-17 तक उन्होंने खुद क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी। आई थिंक वनडे क्रिकेट में भी जो निखार आया था, जो जिस टूर्नामेंट से ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई थी, उसमें यही हुआ था कि यूनिस भाई की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फिर भी एज ए कैप्टन वो वनडे टूर्नामेंट खेला। बैटिंग उनकी नहीं आती थी, लेकिन वो हम सबको गाइड करते थे, और आई थिंक उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे कि हम 9 मैचेस खेले थे उस टूर्नामेंट में, 9 के 9 जीते थे। फिर देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा था, सबसे बड़ी बात ये थी मैं क्रिकेट खेल रहा था और मुझे ये नहीं था कि मैं किधर से खेलूं। मेरा फोकस ये था, चाहे मुझे कोई भी मैच मिले डोमेस्टिक का, मुझे वो खेलना है। इस्लामाबाद की तरफ से मैं T20 खेला, इस्लामाबाद से वनडे क्रिकेट खेली, और उसके बाद PSL में पहले इंडक्शन हुआ मुल्तान सुल्तान के साथ एज ए 21st प्लेयर इन द 3rd सीजन। तो जो चीजें मुझे नहीं मिल रही थी उसको मैं देखता था, रिफ्लेक्ट करता था, देखता था कि अभी मैं किधर स्टैंड करता हूँ, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है उधर जाने के लिए, और फिर उस जगह के मैं बेहतरीन प्लेयर्स देखता था कि वो क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं। और इसमें से हमारे सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब आपके अपने कॉलीग्स आपके लिए एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आप देखें कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास बाबर आजम है इस वक्त। बाबर आजम की जिस तरीके से राइज हुई है और ग्रेजुअल राइज हुई है, उसने अपने आप को हर फॉर्मेट में किस तरीके से इम्प्रूव किया। आप देख लें कि इमामुल हक आया, इमामुल हक ने किस तरीके से वनडे में रन्स किए। तो एज आप जब इन सबको देखते हैं आप रन्स करते हुए, तो आपका भी होता है कि ये क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, आप उससे सीखते हैं और फिर आप अपने आप को उस चीज़ में अप्लाई करते हैं। जहाँ तक आपने PSL की बात की और टाइटल की बात की, देखें इस वक्त जो अनाउंसमेंट थी बोर्ड की तरफ से थी, टूर्नामेंट पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। पूरी कोशिशें होनी चाहिए टूर्नामेंट को कराने की। आई थिंक प्ले ऑफ स्टेज टूर्नामेंट का वो वाहिद स्टेज होता है जिसमें जो नॉकआउट का इफेक्ट होता है ना, जो नॉकआउट का प्रेशर होता है और जो नॉकआउट की जो एक वैल्यू होती है, वो आई थिंक उसकी वजह से टूर्नामेंट्स होते हैं। अब विंडो देखनी है, देखें हालात ऐसे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई होप सूटेबल विंडो मिलती है, नहीं मिलती तो आई थिंक अगेन ये PCB और फ्रेंचाइजेस का डिसीजन है। जो डिसीजन है हम प्लेयर्स हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, और आई थिंक कोशिशें लेकिन पूरी होनी चाहिए कि इन मैचेस को, इन प्लेऑफ्स को, जो इनका फॉर्मेट था वो दोबारा से कराया जाए जब भी पॉसिबल हो, एट अ सूटेबल टाइम। आसिफ खान एंड मजहर अरशद। बहुत शुक्रिया शान। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक तो आपकी जो जिस तरह से आप इन्वॉल्व हुए उस पर तो बात हुई है, लेकिन ये बताइएगा कि एक इंडिविजुअल के लिए कितना जरूरी है अपने आप को फिटनेस के एतबार से या टेक्निकलिटीज के हिसाब से एट पार रखना, कि ये PCB की ज्यादा जिम्मेदारी होती है या एज एन इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर ज्यादा? देखें जो ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, हम सब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड भी हैं, डोमेस्टिकली भी कॉन्ट्रैक्टेड हैं। इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती है, और इंटरनेशनल क्रिकेट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जिस तरीके से आप फिटनेस स्टैंडर्ड्स देखें, तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो दुनिया की टॉप टीम्स हैं वो दुनिया की फिटेस्ट टीम्स भी हैं। एक अच्छी बात है कि हमारे अंदर भी ये कल्चर आया है। आई थिंक मिकी आया था, मिकी ने इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस दी थी। मिसबा भाई आए हैं, मिसबा भाई ने इसको उससे एक स्टेप आगे जाके इस पे और एम्फेसाइज किया है। और इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि दुनिया की बेस्ट टीम्स दुनिया की फिटेस्ट टीम्स भी होती हैं। प्रोफेशनलिज्म की एक डिमांड है। देखें एट द एंड ऑफ द डे फील्ड में जब जाते हैं तो अपनी बॉडी साथ लेके जाते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए मेंटली और फिजिकली आपको फिट होना होता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए भी स्पेशली आई थिंक मेंटल और फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस अब इधर काफ़ी स्ट्रेस किया जा रहा है। तो आई थिंक हम सबकी ड्यूटी भी है, अलॉन्ग जो भी बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो वो भी पूरी करनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बिलीव करता हूँ, देखें कि जो फिटनेस टेस्ट होता है ना, फिटनेस टेस्ट इज नॉट ए गेज कि आप उस फिटनेस टेस्ट में कितना अच्छा कर रहे हैं। फिटनेस टेस्ट का जो मकसद होता है कि आपको किसी भी दिन उठा के आपकी फिटनेस हम ले रहे हैं, जैसे अभी हमारे साथ किया है,
उससे ये प्रूव होता है कि जनरली ये बंदा कितना फिट है, और उस जनरल फिटनेस से पता चलती है कि ग्राउंड में कौन फिट है। अगर मैं भी कोशिश करता हूँ या कोई और भी हमारी टीम में कोशिश करता है फिटनेस के हवाले से, हम लोग फिटनेस टेस्ट को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें ग्राउंड में हमें 5 दिन खड़ा रखेंगी, ग्राउंड में हमसे 5 दिन परफॉर्म करवाएंगी, ग्राउंड में हमसे 1 साल। जो आप क्रिकेट देख रहे हैं कितनी कंटिन्यूस है, वो तो ये गैप आ गया, वरना 8 मंथ्स के बाद मैं प्रॉपरली इस वक्त घर आया हूँ। तो अगर आपको 8 मंथ्स कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलनी है, आपको फिट रहना होगा। आई थिंक बहुत हमें शुरू में स्ट्रिक्ट लगेंगी पॉलिसीज, लेकिन ये एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ है, एक कल्चर क्रिएट हो रहा है, और आप फिट रहेंगे, आप फील्ड में रहेंगे, आप मेंटली फिट रहेंगे, आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, आपका बॉडी आपका साथ देगी। तो आई थिंक इस बात को हमें काफी सीरियसली लेना चाहिए, और प्रोफेशनली हमारा फर्ज बनता है कि अपनी जो हमारी फिटनेस है वो भी हम साथ करते रहें। मजर जी, अस्सलाम वालेकुम शान, मजर अरशद है। शान, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो मुल्तान सुल्तान्स की जो आपने इस बार कप्तानी की है उस हवाले से, कि इस बार ये देखने में आया था कि आप लोग जो डेटा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, और आपके 2-3 एनालिस्ट भी थे जो बाहर से आए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में स्पेशली हमने कोई ऐसी इस तरह की भी थी सिचुएशंस कि एक ओपनिंग बैट्समैन ने रन्स किए 50 की, और नेक्स्ट मैच में उसको नंबर 4 के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या कोई डेटा था, और अगर था तो ये कितना मुश्किल होता है कि एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है एज एन ओपनर और आप उसको ये कहेंगे अब आप नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे? वैसे तो एक अच्छे कुक को अपनी रेसिपी नहीं बतानी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये कितना मुश्किल है कि नहीं कितना मैं मुश्किल। आपका ऑन द सरफेस आप लोगों का उसका जवाब देता। देखें, बहुत अच्छी एक, मतलब मेरे लिए स्पेशली इवन अगर कैप्टनसी नहीं मिलती एज ए प्लेयर, एक बहुत इंट्रीगिंग चीज थी कि इस साल जो मुल्तान सुल्तान्स ने इन्वेस्टमेंट की वो क्रिकेट को एक नए डायरेक्शन में लेकर गया। आई थिंक पहली बार हमने देखा है कि PSL में हमारी क्रिकेट में ऐसी चीज आ रही है, और होपफुली उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। देखें, चीजें ये थी, हम देखते थे मैचअप्स देखते थे, और प्रीटी सिंपल होता था कि कौन किसके खिलाफ एट व्हाट सिचुएशन वो हेल्प कर सकते हैं और किसका किसके खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो और फिर हमारी चीज ये थी कि देखें, नंबर्स तो आपको सारे मिल सकते हैं, वो एक टूल होता है, असल बात होती है उसकी एक तो इम्प्लीमेंटेशन, और ऑन द फील्ड जो आप ऑन द डे डिसीजंस लेते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि हमने ये डिसाइड किया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है, और हम ये नहीं देखेंगे कि कौन बड़ा नाम है कौन छोटा नाम है, जिसकी ऑन द डे रिक्वायरमेंट होगी, टीम के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो खेलेगा। आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि हमने बहुत बड़े बड़े इसमें डिसीजंस लिए, जैसे जेम्स विंस और रवि बोपारा को हमने कराची किंग्स के खिलाफ हमने स्विच किया, बोपारा प्लेइंग 11 में आया, विंस को प्लेइंग 11 से निकाला। जुनैद खान जब शॉर्टेंड मैच हुआ तो हमें ये बताया गया कि जुनैद खान ज्यादा यूजफुल बॉलर है मोहम्मद इरफान से, तो हमने उधर उसको यूटिलाइज किया। तो आई थिंक अच्छी बात ये थी कि जब आपके साथ 10 बड़े लोग आपके साथ मौजूद होते हैं तो आपकी जॉब भी काफी आसान हो जाती है। डेटा तो आपको मिल जाता है, लेकिन फिर उसको डिस्कस करना, उसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक वो भी एक और बात है। लेकिन जब ऐसी रिसोर्स आपके साथ होती है तो आपको एक टूल मिल जाता है जो आपका काम आसान कर देता है। तो आई थिंक हमारे लिए डिसीजन मेकिंग जो थी, एक तो हमारा थिंक टैंक काफी बड़ा था, काफी एक्सपीरियंस था, और फिर हमारे पास रिसोर्सेज भी जो हमारे डिस्पोजल में थी वो जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त जो जिस तरीके से आपने बात की कि हमने एनालिस्ट हायर किए, तो उस सेंस में भी हमारे पास काफी एक्सपर्टीज थी। फरहान निसार और आरफा फरोज। फरहान आपका माइक म्यूट है। मैं पहले कर लूं? बस एक दफा जी फरहान से ले लेते, फिर आप कर लीजिएगा। जी फरहान। शान, डोमेस्टिक क्रिकेट पे आपने काफी तफसीलन बात कर दी, और असल जो ट्रांसफॉर्मेशन थी आपकी वो UBL से खेलते हुए हुई थी, मैं उस पर बात करना चाह रहा था।
तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आमतौर पर अपने कोचेस को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं कि जो प्लेयर डोमेस्टिक में जाता है वो बेहतर होके नहीं आता। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का भी रोल काउंट होगा कि अगर नदीम खान के पास शान मसूद जैसा प्लेयर जाए तो अपने आप को एक बेहतर प्लेयर बना के, वाइट बॉल का प्लेयर बना के सामने लेके आ सकता है। और इसी से लिंक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मिकी आर्थर के साथ भी काम किया, अभी एंडी फ्लावर भी थे, तो पाकिस्तानी कोचेस और जो बाहर के कोचेस हैं उनमें बेसिक फर्क क्या है? मैं बेहतर ये नहीं पूछ रहा कि बेहतर कौन है, जो उनके काम करने का तरीकाकार है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखें, जैसे आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की और कोचेस की बात की, मैंने इस वक्त सिर्फ एज ए मेंटोर नदीम खान का नाम लिया। आई थिंक मेरे करियर में काफ़ी और भी, जैसे मैं पाकिस्तान ए खेलने जब गया था 2018 में, वहाँ से अब्दुर्रहमान के साथ मेरी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बनी। वो असिस्टेंट कोच थे, उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारे इन टर्म्स ऑफ जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं गेम की, जो भी मेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं प्लेयर्स की। फिर लकीली ये हुआ कि पाकिस्तान कप भी 2018 में उसके हेड कोच वो थे, और फिर जो साउथ पंजाब की टीम बनी उसके भी हेड कोच वो थे। उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना है। आई थिंक अभी श्रीलंकन सीरीज जिस वक्त हुई है, अभी पाकिस्तान का जो सीजन गुजरा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद भी मैंने श्रीलंका सीरीज के बाद नेशनल एकेडमी में काफ़ी टाइम गुजारा शाहिद असलम के साथ। तो हमारे इधर बहुत सारे कोचेस मौजूद हैं हमारे अपने सेटअप में जो ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं और प्लेयर्स को बेहतर कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें पेशेंस दिखानी चाहिए अपने कोचेस के साथ भी, अपने सेटअप के साथ भी। बहुत अच्छी रिसोर्सेज मौजूद हैं हमारे पास जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट करती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे यही बात होगी कि जितना प्लेयर क्रिकेट खेलेगा और उसके साथ, देखें, गलतियां कर जो आप गलती से सीखने का जो मौका होता है, अगर वो मिलेगा और उसके साथ उसको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। जैसे मैंने कहा, लकीली मेरा एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहा है क्रिकेट में, स्टार्टिंग फ्रॉम जब से मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू की है, HBL के साथ, UBL के साथ, फिर इधर मैं आया पाकिस्तान ए में, जो मुझे जो सेटअप मिला था, इस साल साउथ पंजाब की टीम के साथ जो सेटअप मिला था। जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको बनाता है। आपके एनवायरनमेंट में अच्छे लोग होंगे, उनकी अच्छी हैबिट्स होंगी, आप भी वही हैबिट्स पिक करोगे। तो पाकिस्तान टीम में भी इस वक्त यही कल्चर है। जो टेस्ट टीम का जो ड्रेसिंग रूम है, आई थिंक आप उसका कल्चर देखें, आप प्लेयर्स का प्रोफेशनलिज्म देखें, आप उनके वर्क एथिक्स देखें, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है जहां आपका दिल करता है कि आप अपने आप को एज ए प्लेयर बेहतर करें, आप परफॉर्म करें, और साथ में अपने कोलीग्स को हेल्प करें कि वो भी आगे जाके पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सर्व करें। दूसरा सवाल, सॉरी, आपका मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा शान ये था कि जो बाहर के कोचेस के साथ भी आपने काम किया है, लोकल कोचेस भी अभी आपने नाम लिए, तो बेसिक फर्क क्या है? काम के तरीकेकार में क्या फर्क है? देखें, आपने जो नाम लिए हैं, मिकी आर्थर और रैंडी फ्लावर, मिकी आर्थर ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड नंबर 1 बनाया, एंडी फ्लावर ने इंग्लैंड को वर्ल्ड नंबर 1 बनाया। उनकी पेडिग्रीज डिफरेंट है, उनका एक्सपोजर डिफरेंट है, और कभी भी ऐसे मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा कि ये कोच फॉरेन है, ये कोच पाकिस्तानी है। हेड कोच की रिस्पेक्ट होती है, वो जिधर से भी आए। और ये चीज़ है कि उनकी एक्सपोजर की वजह से जिन टीमों को उन्होंने कोच किया, तो ऑब्वियसली, और जो रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पे थे, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा आइडिया था क्रिकेट का। लेकिन जब आप इधर भी देखते हैं, जो हमारा सेटअप है, जैसे मैंने कुछ नाम लिए, फिर हमारे सारे कोचेस देखते हैं, हमारी रिसोर्सेज के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ रह के हमने भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, हमने भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। पाकिस्तान की भी टीम इंटरनेशनल स्टेज पे कंपेटिटिव रही है भी और रहती भी है, चाहे वो इंटरनेशनल कोच हो, चाहे वो फॉरेन कोच हो। तो आई डोंट थिंक उससे कोई इतना बड़ा डिफरेंस होता है। हमारा भी कोच आते, देखें, जैसे प्लेयर्स कहते हैं ना कि प्लेयर्स को भी टाइम देना चाहिए, उस तरीके से आपको हर प्रोफेशन, हर कोच को, हर मैनेजर को, कोई भी आप कोई भी जॉब हो, उसमें बंदे को टाइम देना चाहिए। जब तक टाइम नहीं देंगे तो आप उसको जज नहीं कर सकते फेयरली। और आई थिंक इस वक्त भी अगर आप देखें तो अगर हम
करंटली बात करें, हमारे कोच आए मिसबा भाई, उन्होंने एक नया कल्चर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिटनेस की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फिटनेस के साथ प्लेयर्स की स्किल्स पे काफ़ी काम हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्लेयर्स पे काम हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख पाते। और एज ए प्लेयर मैं बता सकता हूँ कि प्लेयर्स पे काफ़ी काम हो रहा है। इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रही है हमें टीम मैनेजमेंट की तरफ से। और उम्मीद यही है कि देखें, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वक्त आया है जिसमें अब हम घरों में लॉकडाउन हो चुके हैं, लेकिन जैसी क्रिकेट रिज्यूम होगी, जिस तरीके से मैं वही एग्जांपल दे सकता हूँ जिस चीज में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। तो जिस तरीके से हमारे टेस्ट टीम का इस वक्त ड्रेसिंग रूम बना हुआ है, जो एक कल्चर बना हुआ है, जो लड़कों का आपस में एक रिलेशनशिप बना हुआ है, एक फैमिली लाइक रिलेशनशिप बनी हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसी क्रिकेट रिज्यूम होगी हमें और मौके मिलेंगे कि हम अपनी एक लेगेसी बनाएं, अपना एक नाम बनाएं, इस टीम का नाम बनाएं, और आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी पाकिस्तान की जो करंट क्रिकेट टीम्स हैं उनसे। आरफा। अस्सलाम शान, शान भी आपसे मैं फिटनेस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मिसबाह उल हक जब से आए हैं तो फिटनेस का जो एक क्राइटेरिया वो काफ़ी टफ हो गया है। लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ इज इट सो कि जब भी फिटनेस टेस्ट होता है तो शान हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, वो एक्स्ट्रा इनपुट एक्स्ट्रा एफर्ट वो क्या होती है वो बताएं, वो जो सीक्रेट है ना फिटनेस का वो बताएं। और सेकंड एक सवाल करना चाहूँगा कि ज़ीशान अशरफ को बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन आपने कैसा पाया? देखें आरफा भाई, मैंने ये बात जो मैं बार बार इवन प्लेयर्स से करता रहता हूँ वो यही होता है कि जो फिटनेस टेस्ट होता है ना, फिटनेस टेस्ट हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम फिटनेस टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, हम अपने आप को वो जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें फिट कर लेते हैं। मेरे लिए जो मेरे अंदर स्पेशली इवन क्रिकेट में चेंज आया है वो जनरल फिटनेस की वजह से आया है, ग्राउंड फिटनेस की वजह से आया है। फिटनेस टेस्ट मेरे लिए वो मायने रखता है कि आप मुझे आज उठाएं, आप मुझे 6 महीने बाद भी उठा के मेरा टेस्ट ले लें तो मैं वो पास कर लूंगा या मैं वो क्लियर कर लूंगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। असल चीज होती है कि आप ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए वीकली बेसिस, ऑन ए मंथली बेसिस, ऑन ए ईयरली बेसिस अपने आप को किस तरीके से फिट रखते हैं, क्या आपकी रूटीन्स होती हैं। और देखें एट द एंड ऑफ द डे आपने क्रिकेट खेली है, मैं बैट्समैन हूँ, मैंने रन्स करने जाके क्या वो चीजें, क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए जिससे मैं रन्स कर पाऊंगा, वो मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी कार्डियो फिटनेस हो, कुछ भी हो, मेरी मेंटल फिटनेस हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी अपना काम करता हूँ वो मैं उस गोल को माइंड में रखता हूँ, और बीच में अगर कोई फिटनेस टेस्ट आता है उसको वो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, और उससे गेज होता है कि आपकी जनरल फिटनेस कितने अच्छी कंडीशन में, जब आप बगैर प्रेपरेशन वो चीज होती है जैसे पढ़ाई में भी कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो तब पढ़ लेते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि पूरे साल पढ़ते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, और जब फिटनेस टेस्ट आएगा तो आपको उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सेकेंडली ज़ीशान अशरफ की आपने बात की, जब टीम जब अनाउंस हुई, सब कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा वो था, डर था कि वाइल्ड कार्ड एक पिक लिया, इसके ऊपर उससे कोई प्रेशर ना आए। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने आप को हैंडल किया है, सबसे बड़ी बात थी कि टीम के लिए उसने एक सैक्रिफाइस की। विकेट कीपर उस वक्त तक हमें तो लग रहा था कि पार्ट टाइम है, उसने विकेट कीपिंग की ड्यूटीज नहीं, और जिस तरीके से उसने कीपिंग किया, आई थिंक अगर आप वो अली शफीक वाला ओवर भी याद रखें, उसमें जो उसने दूसरा बीमर कर दिया था, वो अगर ज़ीशान अशरफ नहीं रोकता तो वो मैच उधर ही खत्म हो जाता। कुछ उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस लिए हैं, जैसे मुझे याद आया शाहिद आफरीदी की बॉल पे इमाद वसीम का कैच लिया था, स्टंपिंग्स उसने की हैं। सबसे अच्छी बात थी कि मेरे लिए एज ए कैप्टन, जब भी मैंने कैप्टनसी की है, मेरे लिए जो विकेट कीपर होता है वो मेरा जनरल होता है। वो क्योंकि विकेट कीपर का वो एंगल होता है कि वो सारी फील्ड देख सकता है और बता सकता है आपको क्या करना है। तो ज़ीशान इन एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फील्ड चेंजेस करेगा या मुझे अच्छे मशवरे देगा। तो आई थिंक जब मैचेस जितने होते गए उसमें नजर आता रहा कि उसको गेम सेंस भी उसकी बहुत अच्छी है, कि जो भी फील्डर होता था, स्वीपर होता था, उसको वो अच्छी तरीके से एडजस्ट करता था। जो भी मशवरा होता था कि इस वक्त ये बॉलर लग सकता है, वो भी जरूर देता था। तो जब आप देखते हैं किसी की क्रिकेटिंग ब्रेन अच्छी है ना, तो आप फिर आप उसको एज अ प्लेयर एनालाइज करते हैं, फिर उसकी उसने
2 नॉक्स खेली थी, एक लाहौर में इस्लामाबाद के खिलाफ, एक कराची में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। वो दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉक्स थी और उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। उसने नंबर 6 पे भी बड़ा अच्छा 50 किया है, उसने ओपन आके भी बड़ा अच्छा 50 किया है। तो जब प्लेयर टीम के लिए खेलता है, फ्लेक्सिबल होता है, और फिर देखें उसकी जो एबिलिटी है वो सबके सामने, वो मेरी तारीफ से, मेरे कमेंट से उसकी एबिलिटी ऊपर नीचे नहीं होगी, वो सबके सामने एक बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को प्लेयर मिला है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से उसने दिखाया है सबको कि सेकंड 11 में आप रन्स करोगे, परफॉर्मेंसेस करोगे तो आपको फर्स्ट में भी चांस मिलेगा। फिर उसने फर्स्ट में भी रन्स किया तो उसको मुल्तान सुल्तान से भी चांस मिला, और इंशाल्लाह आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेगा, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देगा। और मेरी उससे एडवाइस ये होगी कि जो कर रहा है वही करे, और साथ में इसको कंसिस्टेंटली करे और अपनी मेहनत साथ में उसमें जारी रखे। और एक बहुत अच्छी फाइंड मिली है पाकिस्तान को, और उम्मीद करता हूँ कि ज़ीशान अशरफ एक बड़ा नाम होगा। थैंक यू शान। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीवन। अगर कोई मेरे से मिस आउट हो गया सो प्लीज लेट मी नो। आलिया, मजर और लखानी फॉलो अप क्वेश्चंस करना चाह रहे थे, तो अगर इसी ऑर्डर से क्वेश्चंस कर लें। आपका माइक म्यूट हुआ है। एक तो ये कि देखिए हमारे जो ओपनर्स हैं, जैसे हम दुनिया में देखते हैं वाइट बॉल में, खुसूसन अगर रोहित शर्मा को हम देखें, वार्नर को देखते हैं, हम जेसन रॉय को हम देखते हैं, तो एक अटैकिंग मोड में नजर आते हैं हमारे उनके दुनिया के प्लेयर्स। जो हमारे ओपनर्स हैं वो टेंटेटिव नजर आते हैं, चाहे कितनी भी कंडूसिव बैटिंग ट्रैक हो। एक तो हम जब मैं कोचेस से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जैसे आपने भी बड़ी तफसील से बताया, एक प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो कैसे इम्प्रूव करता है। क्या हम यहाँ पे कोई मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि नई बॉल से सारी दुनिया खेलती है, तो जाहिर है आप लोग भी खेलते हैं। दूसरा, मेरे ज़हन में हमेशा ये बात आती है कि पाकिस्तान में बेस्ट बॉलर्स अवेलेबल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स रहे हैं। जाहिर है आप लोगों को वो अवेलेबल हैं कि आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि हम इतने मेडियोकर्स हैं कि आप लोगों को वो चांस नहीं मिलता। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो एक लिमिटेड प्लेयर का एक टैग आपके ऊपर लगा है, क्या आपको वो क्या चीज है जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट करने से रोक रही है? देखिए, सबसे पहली बात ओपनर्स की, अगर आप सबका, आपने जेसन रॉय की बात की, आपने रोहित शर्मा की बात की, आई थिंक वो दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो, इवन रोहित शर्मा, आई नो कि वो पहले मिडिल ऑर्डर खेलता था, लेकिन 100 मैचेस खेलने के बाद भी उनके रिकॉर्ड्स ऑर्डिनरी ही थे। जेसन रॉय की भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें बहुत अच्छी थी, उसकी एवरेज 30s में थी। और इंग्लैंड के काफी ऐसे प्लेयर्स थे जो काफी हद तक ऐसे थे। उन्होंने 2015 में इंग्लैंड ने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने अपना गेम दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाना है, और उसके लिए उन्होंने एक अपना कोर बनाया और उसी कोर को महदूद रखा, उसी कोर को ही खिलाया। तो जब वो कंसिस्टेंटली उसको चांसेस मिलते गए, तो जो देखें, ह्यूमन एक नेचुरल फिनोमेना, एक फियर ऑफ फेलियर होता है, आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं अपनी जगह की। जब भी आप किसी चीज में जाते हैं और आप सिक्योर नहीं होते, तो आपको मेंटली आप अपने आप को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन उनको उस चीज की सिक्योरिटी दी गई, और ओवर अ लॉन्ग टाइम, फिर आपने देखा 2015 में उन्होंने वो चीज शुरू की, 2019 में उनको उस चीज का रिजल्ट मिला इंग्लैंड टीम को। तो वो 4 साल थे। आई थिंक सबसे पहले बात आती है जो मैंने भी टच की है फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आई नो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीम की, आई नो जीतना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर हमें उस डायरेक्शन में जाना है तो हमें हार भी बर्दाश्त करनी होगी एज ए नेशन। अगर हमें डेवलप, कोई भी चीज अच्छी करने के लिए आपको शुरू में पेन लेना पड़ता है, और हम वो पेन नहीं लेते। एंड आई एम सॉरी टू से, ये हमें एज ए नेशन रिफ्लेक्ट करती है कि हम शॉर्ट टर्म चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे आप प्लेयर नहीं बना सकते। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको उस प्रोडक्ट को टाइम देना होगा। सेकेंडली, हमारे ओपनर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, जो जिस चीज में मैंने पर्सनली वो मतलब किया, इतना अच्छा कंपटीशन था कि फखर इमाम दोनों की वनडे एवरेजेस 50+ थी। कंसिस्टेंटली इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड्स तोड़ के मैं साइड में नहीं आ पाया। क्योंकि हमारे ओपनर्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे, तो हमें उसका उनको क्रेडिट देना चाहिए।
thirdly, अब आप टेस्ट क्रिकेट में भी देखें, आबिद अली भी आया है, इमाम भी है, तो अब एक हेल्दी कंपटीशन आया है। और हमारी क्रिकेट, अगर आप पाकिस्तान में भी हमें क्रिकेट मिली है, तो आप देख रहे हैं कि हम 3.5 और 4 रन की एवरेज से इवन टेस्ट क्रिकेट में हम रन कर रहे थे। फिर इसी बात पे टच करूंगा कि ये जो सारे प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया, इनको एडवांटेज मिलती है होम क्रिकेट की। हमें होम क्रिकेट की एडवांटेज नहीं मिली है। इस बार हमें पहली बार होम क्रिकेट की एडवांटेज मिली है। और अगर आप, हमारे छोटा सा सैंपल है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इस सैंपल को बाकी हमारे अवे सैंपल्स के साथ रखें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। मैंने पहले ही कहा था, आपका एनवायरनमेंट आपको डेवलप करता है। हमारे एनवायरनमेंट थे यूएई में। यूएई में T20 में पार स्कोर 140 to 160 होता था, तो उसमें आपको एक सर्टेन वे खेलना होता था। वनडे क्रिकेट में भी 250 एक बहुत अच्छा स्कोर होता था, तो आपको एक सर्टेन वे खेलना होता था। उधर जाके आपको ये लग्जरी नहीं थी कि जैसे इंडिया में पिचेस होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में पिचेस होती हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में, इवन साउथ अफ्रीका में, आपको वो लग्जरी यूएई में नहीं मिली। आपको पाकिस्तान में मिल सकती थी, क्योंकि अगर आप हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, पाकिस्तान कप्स भी देखें, 350 रन भी आराम से चेस हो सकते हैं। तो अगर ये लग्जरी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में मिलती, तो आपको काफी फर्क नजर आता। और फिर आखिर में मैं ये बात करूंगा, उनको उनकी लीग का भी बहुत एक्सपोजर मिला, आईपीएल का। इंग्लैंड प्लेयर्स ऑल ओवर द ग्लोब अब खेलते हैं। तो जब एक आम बात हो जाती है कि रोहित शर्मा डेल स्टेन को ऑन अ वीकली बेसिस खेल रहा है, तो वही डेल स्टेन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा, तो वो चीज तो उसने 100 बार देखी हुई है। हमारे लिए उस वक्त ये मुश्किल हो रही थी कि एक तो हमारी क्रिकेट भी होम पे नहीं थी, और हमें काफी कम क्रिकेट मिल रही थी। अभी भी आप देखें, इस साल बाकी टीम से अगर आप कंपेयर करें, हम 6 से 8 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, बाकी टीमें 15 टेस्ट मैचेस खेलती हैं। हम 20 वनडेज खेलते हैं, बाकी टीमें 40 वनडेज खेलती हैं। तो थोड़ा से इस बात को भी हमें लॉजिकली देखना चाहिए, थोड़े से पेशेंस रखनी चाहिए। और प्लेयर बनाने के लिए, ऐसा प्लेयर बनाने के लिए, बॉक्स ऑफिस प्लेयर बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लेयर की जो कॉन्फिडेंस, एक क्रिकेट एक ऐसा गेम है, स्पेशली एज अ बैट्समैन, एक बॉल का खेल है। 30 दिन आपके साल में अच्छे जाते हैं, बाकी जो 330 दिन होते हैं, 335 दिन होते हैं, उसमें या तो आप अपना गेम इंप्रूव कर रहे होते हो, या तो आपको वो शौक लगता है कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई है। तो अगर वो 30 दिन का हमें पूरी तरीके से फायदा उठाना है, तो हमें भी इस तरीके से ऑन द कोर्स ऑफ 4 years हमें प्लेयर्स बनाने होंगे। जहां तक आपने मेरी बात की, आई थिंक लिमिटेड सुनना कि आप लिमिटेड प्लेयर हो, वो बुरी बात बिल्कुल इसलिए नहीं है। आपको पता चल जाता है कि अभी बहुत चीजें जो आपने करनी है। आपको एक तो ऑब्वियसली आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जब भी आपको कोई चीज कहता है, लेकिन आप बिलीव करते हो कि आप उससे बेहतर कर सकते हो और आप बेहतर करके दिखाते हो, तो एक तो वो सेटिस्फैक्शन होती है। दूसरी ये होती है कि आपको पता होता है कि बहुत सारी चीजें जो अभी मुझे करनी है। तो जब भी ये लिमिटेशंस का टैग आता है, मैं उसको ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, उसके बारे में चेक करता हूँ मेरे अंदर क्या लिमिटेशंस हैं, कंसल्ट करता हूँ। लकीली ऐसे स्टेज पे हूँ, ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं, और ऑनेस्ट गाइडेंस होनी चाहिए। देखिए, क्रिटिसिज्म बुरी बात नहीं है, क्रिटिसिज्म से ही आपको बहुत सारी अपने बारे में चीजें पता चलती हैं। तो आई थिंक अभी भी मेरे गेम में काफी वो चीजें जो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और वो जो आपने बॉक्स ऑफिस चीज की है, वो जो परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट होंगी, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और स्किल में बेहतरी आएगी, फिटनेस में और बेहतरी आएगी, मेंटली अगर और बेहतरी आएगी, तो इंशाल्लाह आपको वो बॉक्स ऑफिस प्लेयर भी मिलेगा। मजहर एंड फैजान लखानी। तो शान, मेरा क्वेश्चन एक और T20 क्रिकेट से रिलेटेड ही है कि हमें ये परसेप्शन देखने को या सुनने को मिलती है कि T20 जो है वो यंगस्टर्स की गेम है और यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। लेकिन PSL में इस साल तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। जो यंगेस्ट टीम थी इस्लामाबाद, वो लास्ट पे आई पॉइंट्स टेबल में, और जो ओल्डेस्ट टीम थी मुल्तान की, वो टॉप पे थी। तो आप मुझे बताएं कि एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन आप क्या समझते हैं कि एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए? जैसे आपके पास शाहिद अफरीदी और इमरान ताहिर थे, दोनों तकरीबन 40 हैं, और यहाँ फिर हमें यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहिए T20 क्रिकेट में? देखिए, सबसे आई थिंक लाइफ का ही जो सबसे बड़ा लेसन होता है कि हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। और हम अक्सर एज ए नेशन भी हम लोग एक्सट्रीम्स पर रहते हैं। तो या तो हमारे एक एक्सट्रीम होता है कि सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने चाहिए या सारे यंगस्टर्स होने चाहिए। आई थिंक बैलेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है।
आप कभी भी किसी भी बंदे को रूल आउट नहीं कर सकते। और अगर आप अपना एक ओपन और फ्लेक्सिबल सिस्टम रखते हो कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट्स में चाहे आप 40 साल के हो चाहे आप 18 साल के हो, अगर आप रिक्वायरमेंट्स फिट करते हो तो यू आर मोर देन वेलकम। तो हमारी टीम में एक ये वाला कल्चर था। और फिर अगर आप देखें एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस एक तरफ थी हमारे पास काफ़ी ऐसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, यंग प्लेयर्स थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, इवन जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेली भी थी। रोहेल नज़ीर, अली शफीक, ज़ीशान अशरफ, इसमें अगर आप खुशदिल तो चलें, खुशदिल हो गया, बिलावल भट्टी हो गए, इन लोगों ने तो फिर भी क्रिकेट काफ़ी खेली हुई थी डोमेस्टिक, लेकिन इन टर्म्स ऑफ PSL वगैरह सब इनएक्सपीरियंस थे। तो जब आपके पास एक मिक्स बैग होता है तो जो दोनों लॉट्स होती हैं वो एक दूसरे की जो भी एडवांटेजेस होती हैं अपनी डिसएडवांटेजेस उससे कवर करती हैं। इमरान ताहिर ने एक बहुत अच्छी बात की थी हमारे साथ जब हम लोग उधर पहला हमारा टीम हडल हुआ था, तो उसमें यही बात हुई थी कि ऑलरेडी लोगों ने मुल्तान सुल्तान्स के बारे में जो भी प्रीव्यूज आ रहे थे बिफोर द टूर्नामेंट वो यही आ रहे थे कि एज इनकी साइड पे नहीं होगी, बैक टू बैक मैचेस, लंबा टूर्नामेंट, फिर उसके बाद फील्डिंग में असर होगा। इमरान ताहिर ने कहा कि उन्होंने अपनी जो IPL क्रिकेट है वो खेली है ज़्यादातर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, और चेन्नई की, अगर आप मुझे करेक्ट कर दिएगा अगर मैं गलत होऊंगा, उनकी एवरेज एज शायद सबसे ज़्यादा है IPL में, और अगर आप वैसे ही उनके देख लें काफ़ी ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उधर। वो कहते थे कि हम लोग बेसिक्स अपनी बिल्कुल ठीक करते थे फील्डिंग में, और हमारा भी काम बनता है मुल्तान सुल्तान्स में कि इवन दो हमारी एवरेज एज बड़ी होगी हमारे ऑन द फील्ड, लेकिन जो हमारे बेसिक्स है ना, हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है, चाहे वो जूनियर प्लेयर हो चाहे वो सीनियर प्लेयर हो। आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स की यही एक सक्सेस थी कि एक अच्छा मिक्स था सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का। जो आपके स्टैंडर्ड्स थे उसमें बेसिक्स पे सबने अपने आप को रखा। कोई भी आपको, अगर आप मुल्तान की टीम उठा के देख लें, आपको कोई भी नहीं लग रहा होगा किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया होगा, कि कोई नंबर 1 बैट्समैन होगा, कोई नंबर 1 बॉलर होगा। आई थिंक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स रैली रूसो की थी, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी टीम कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सट्रीम्स पर ना जाएं, एक्सपीरियंस भी हो, आपके साथ यंगस्टर्स भी हो। आई थिंक वो सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि अगर आप एक चीज पे ज्यादा रिलाई कर लेते हैं तो उस चीज की डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो वो कवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिर जब सब एक जैसे होंगे तो फिर आपको मुश्किलात होंगी। तो हमें यही कोशिश करने की चाहिए कि जितना आप मिक्स रखेंगे उतने ज्यादा आइडियाज होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं, अगर एक बंदे से एक चीज नहीं होती, उसकी लिमिटेशंस है, वो दूसरा बंदा कवर कर सकता है। शान, अब जल्दी से पूछना चाहूंगा, आपने भी इस चीज को फेस किया, प्रॉब्ली इमामुल हक भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए जब वो टीम में आता है और वो रिलेटिव भी होता है या किसी प्लेयर का या किसी ऑफिशियल का या किसी बोर्ड मेंबर का या किसी एक पब्लिक फिगर का, तो उस प्लेयर के लिए अपने आप को मनवाना कितना मुश्किल हो जाता है, और कुछ भी वो प्लेयर करता रहे फील्ड में उसके लिए पर्ची का लफ्ज बार बार उससे अटैच किया जाएगा, तो ये चीज कितना हर्ट करती है एज अ क्रिकेटर, क्योंकि इमाम भी इस चीज को रन्स करने के बावजूद फेस करते आए, आपके भी यही लोग आप पर ताने मारते रहे, और भी काफी प्लेयर्स के साथ इसी तरह होता रहता है, तो ये चीज कितना हर्ट करती है और कितना मुश्किल कर देती है। और चलते चलते ये भी बता दें कि डू यू सपोर्ट क्रिकेट बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो अगर क्लोजिंग रिमार्क्स वगैरह आप ये भी कह दें तो बता देता। देखें फैजान भाई, इसमें जब आप इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, इतनी मैच्योरिटी नहीं आई होती, तो इमोशनल रिएक्शंस काफ़ी होते हैं। तो इनिशियली ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे इमोशनली काफ़ी हर्ट करती थी। मतलब वही जो बात होती है कि दिल पे लेने वाली बात होती है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया, आपको ये पता चलता है कि जो भी एक तो ओपिनियंस, ये वाले ओपिनियंस जो होते हैं, जो पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करते, और आपकी जो भी जजमेंट होगी वो आपका एज ए प्लेयर होगी। तो आप अपनी उस चीज़ पे आप फोकस करें जो भी आपके कंट्रोल में। और आई थिंक इमाम ने भी इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है
उसने इस बात को कभी दिल पे नहीं लिया, और जो उसके अपने कंट्रोल में था वो उसकी अपनी क्रिकेट थी। उसने अपनी क्रिकेट के साथ उस चीज को बिल्कुल ही प्रूव किया। अगर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें ओडीआई का, जिस तरीके से उसने 50 की एवरेज से खेलना कोई छोटी बात नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, एक्सटर्नल इतना प्रेशर होता है कि जब आप इस तरीके की बातें सुनते हैं, तो देखें पॉजिटिवली लेनी चाहिए। जब आपको ऐसी कोई बात करता भी है और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू जस्ट स्टिक टू योर ओन जॉब और आप अपनी परफॉर्मेंसेस देते हो, तो उससे ये पता चलता है आपको एक मेंटली आप कितने डेवलप होते हो, उससे स्ट्रांग होते हो। तो आई थिंक जितनी एज आती रही है, जितना टाइम गुजरता गया, इस चीज को मैंने कंस्ट्रक्टिवली लिया है, पॉजिटिवली लिया है। और बिल्कुल अब ये चीज अगर कोई बोलता भी है तो आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। और एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं, वो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, और उसी से मैं जज होऊंगा, उसी से मैं खेलता रहूंगा। और बस इस टॉपिक के बारे में आई थिंक हमें इस टॉपिक को इधर ही उसको करके वो रखना चाहिए। और फिर दूसरी बात, जहाँ तक आपने की इंटरनेशनल क्रिकेट बिहाइंड क्लोज डोर्स, देखें इस वक्त तो हमें यही हो रहा है कि जो भी हमें क्रिकेट मिल जाए, क्रिकेट खेलने को मिले। एक एथलीट होता है, एक स्पोर्ट्समैन होता है, उसको बिल्कुल शौक नहीं होता कि वो अपने घर में रहे। काफी मुश्किल टाइम है। तो आई एम श्योर इवन देखें, अगर आपको लोगों को घर में रखना भी है ओवरऑल, अगर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अभी भी क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स रखने हैं कि जहाँ आपकी नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से पहले थी वो रिज्यूम नहीं हो सकती, तो आई थिंक उसके लिए फॉर द मैसेज हमें स्पोर्ट्स को भी दोबारा किसी तरीके से शुरू करना होगा। और आई थिंक इनिशियली वही है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स करें। टीवी पे फिर भी मैचेस आते रहेंगे। आई थिंक हमारे लिए एज क्रिकेटर्स यही हमारा सब कुछ है, तो हमें खेलने का मौका मिलेगा और लोगों को हमें देखने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर इस वक्त रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ग्राउंड में क्राउड नहीं आ सकता, ऑब्वियसली उस चीज का वो मजा नहीं होगा जो एक फुल हाउस की तरह होता है। क्योंकि हमारी अगली जो टेस्ट सीरीज है, जैसे वो इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की खासियत ये है कि उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की जो समर होती है वो हमेशा सोल्ड आउट होती है। बड़े बड़े आके देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। तो अगर वो सीरीज होती है तो और क्राउड नहीं होता, तो उस चीज का अफसोस तो होगा, लेकिन खुशी ये होगी कि इस वक्त जिस पोजीशन में है, और अगर वो सीरीज हमें खेलने को मिलती है, चाहे वो बिहाइंड क्लोज डोर्स हो, तो आई थिंक मैं भी तैयार हूँ, आई थिंक हमारे साथी भी तैयार होंगे कि इस वक्त किसी तरीके से हमें क्रिकेट खेलने का मौका मिले। हम अब we will go towards the end of the session. आसिफ खान और कार्लसन अपने फॉलो अप क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे, उसके बाद अब्दुल गफार has joined us late, तो गफार आप पर एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो पहले आसिफ खान और कार्लसन क्वेश्चन कर लें। बहुत शुक्रिया शान, जिस तरह से आपके बारे में इतनी बात हो रही है परफॉर्मेंस की, और आपने जिस तरह से इवॉल्व किया, मुझे ये बताइएगा, आपने वैसे नाम तो लिया था, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट का कितना रोल है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रहे, और आज के हालात में ये डिबेट एक मतलब फिर हो गई है, तो व्हाट डू यू से कि इन फ्यूचर क्या होना चाहिए डिपार्टमेंट का एक मतलब फिर किरदार इन द डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान? देखें, वही मैंने बोला कि मैंने स्टार्ट किया हबीब बैंक से, फिर मैं यूबीएल से खेला। एचबीएल में मुझे फायदा हुआ कि बहुत सारे पाकिस्तान के उस वक्त उभरते हुए जो सितारे थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, वो खेल रहे थे। तो वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जो भी मतलब आपकी जो इनिशियल लर्निंग होती है वो सारी उधर से हुई। यूबीएल में थोड़ा डिफरेंट था, उधर हम एक ही ऑलमोस्ट एज ग्रुप के सारे प्लेयर्स थे, लेकिन जो हमारी गाइडेंस थी, यूनिस खान की मेंटोरशिप थी, नदीम खान की मेंटोरशिप थी, उमर रशीद हमारे उधर कोच थे, हमें एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला था। हमारा जब आपका अपना ग्राउंड होता है, अपनी फैसिलिटीज होती हैं, उससे काम और आसान हो जाता है। हमारे डिस्पोजल पे सारी रिसोर्सेज थी इन टर्म्स ऑफ जो स्टाफ था, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे फिजियो हो, चाहे ट्रेनर हो। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, आपकी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें मौजूद थी। और हमें एक यंग ग्रुप को ट्रस्ट किया गया था उधर, कि वो
अपना एक कल्चर बनाए और उस कल्चर में क्रिकेट हमारी इंपॉर्टेंस थी कि हमें मैच नहीं जीतना, हमें अपना एक कल्चर बनाना है, अपनी एक लेगेसी बनानी है। तो आई थिंक वो हमारे रिजल्ट्स में भी उधर रिफ्लेक्ट करता था। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट का काफी मतलब मेरे उसमें डेवलपमेंट में किरदार है। फिर जहाँ तक आपने बात की, देखें जरूर डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए और आई थिंक पीसीबी अपने एफर्ट्स कर रहा भी है। ये एक पॉलिसी क्वेश्चन है और इसका जो भी फाइनल डिसीजन है, फाइनल अथॉरिटी है, वो पीसीबी है। मैं इन फेवर हूँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। आई एम श्योर जो मैंने न्यूज़ सुनी है, अब आई डोंट नो कि ऑफिशियल है या नहीं, कि पीसीबी की ऑलरेडी कोशिशें जारी हैं। वो एक सूटेबल विंडो भी देख रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए। जितना आपका पूल बढ़ेगा उतना आसानी होगी, लेकिन देखें अभी जो हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, हमें उसको और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को आपस में नहीं लड़वाना चाहिए। जो नया स्ट्रक्चर आया हमें उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि देखें वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें एक अच्छे डायरेक्शन में भी लेके जा रहे हैं। उसकी भी अपनी खासियत है, उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। हमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एज अ सेपरेट इशू देखना चाहिए और आई एम श्योर पीसीबी उसको देख रहा है और आई एम श्योर वो एफर्ट्स कर रहा है कि किसी तरीके से सूटेबल विंडो, और अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिज्यूम होगी तो ज़रूर हम वहाँ से भी खेलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द एक अच्छा डिसीजन उनके फेवर में लिया जाए और एक रिस्पेक्टेबल विंडो ढूंढी जाए कि जहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो सके। जी उमर। जी शान, क्विकली अराउंड कोविड-19 क्वेश्चन है। मैं बाबर से बात कर रहा था तो ही सेड कि अगर ये 2 से 3 महीने का गैप आता है, जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, क्रिकेट नहीं खेले, आपको भी लास्ट मैच खेले हुए 15 मार्च को आपने आखिरी मैच खेला था, तो ये अगर ये कितना लंबा जाएगा तो तब आप यू स्टार्टेड टू गेट वरीड, बिकॉज बड़ी मुश्किल से अपनी फॉर्म और फ्लो आपने लिया है। तो कब आप वरी होना शुरू करेंगे कि अगर काफी लंबा गैप आ गया तो अब मुझे वापस बेसिक पे जाना पड़ेगा? देखें, जो हमें बड़ों ने बातें सिखाई हैं वो ये है कि बेसिक्स तो आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो पहला दिन हो आपकी क्रिकेट का, चाहे वो आखिरी दिन हो। तो एज ए क्रिकेटर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बेसिक्स, यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स थ्रू आउट योर करियर। और आई थिंक इवन जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं उसमें फेलियर और सक्सेस का जो गैप होता है वो यही होता है कि जो अच्छा करते हैं वो बेसिक्स फॉलो करते हैं, जो अच्छा नहीं करते वो उस प्रेशर मोमेंट में अपने बेसिक्स भूल जाते हैं। सेकेंडली आई थिंक ये एक ऐसा वक्त है जो हमें सिखाएगा कि ये गेम मेंटल कितना ज्यादा है और फिजिकल कितना कम है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट या लाइफ जो भी है, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजंस आपका दिमाग लेता है। तो जितना हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे कल्चर में इतना नहीं है, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपनी मेंटल डेवलपमेंट में काम करें। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को पीक कंडीशन में रखते हैं उस तरीके से हमें चाहिए हम अपने माइंड को भी पीक कंडीशन में रखें। और आई थिंक अगर आप माइंड को पीक कंडीशन में रखेंगे, अच्छी चीजें सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, अभी से आप प्लान करना शुरू करेंगे मेंटली अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में देख रहा हूँ या आगे कोई भी अपने आप को किसी फ्यूचर इवेंट में देख रहा है, अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि ये गेम कितना मेंटल है और कितना फिजिकल है। फिर ऑब्वियसली हमारी कोशिशें ऑलरेडी फिजिकल फिटनेस के लिए हमने अरेंजमेंट्स की हैं अपने घर में, इक्विपमेंट रखी है। उसी तरीके से ये भी कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट की ड्रिल्स हो जाती हैं, तो वो बेसिक्स पे आराम से रह सकते हैं। कोई ऐसा बैटिंग कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसके लिए आपको पूरा नेट भी चाहिए, और कभी कभार बेसिक्स के लिए आपको छोटी सी भी जगह आपके काम आ जाती है। जब हम सब ने गेम सीखा था तो या तो कोई छोटी छोटी गलियों में खेलता था, कोई टेप बॉलों से खेलता था, कोई रस्सी पे बॉल वो ड्रिल करके कोई बस पूरा दिन मारता रहता था। तो आपको अपने रूट्स कभी, अपने बेसिक्स कभी नहीं भूलने चाहिए। और ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर थोड़ी सी हम और कोशिशें करेंगे कि कोई ऐसे एरिया में कहीं नेट लगा दें, कोई बॉलिंग मशीन का इंतजाम कर लें, कोई चीज कर लें जिससे हम गेम से इन टच रहें। अपने आप को इस वक्त मेंटली स्ट्रांग करना है और फिजिकली अपने आप को बस टॉप अप करते रहना है ऑन ओकेजन्स। तो यही कोशिश होगी। आई डोंट थिंक कोई रस्टीनेस आएगी अगर आप अपने आप को मेंटली अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखेंगे। थैंक यू। गफार, आप लेट आए, आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें। जी शान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शायद दो से बातें पूछूंगा, आई होप कि वो अगर ना कवर हुई हो। एक तो आपका जो साउथ अफ्रीका टूर था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा, और ऐसा टूर था जहां एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक और एक सीरीज जहां पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, लेकिन वहां आप बहुत डिटरमिन्ड दिखाई दिए। एक तो शायद वहां कितना कॉन्फिडेंस आपको मिला एक साउथ अफ्रीका में जाकर उनकी बॉलिंग अटैक के खिलाफ। दूसरा शान एक सवाल कि कुछ क्रिकेटर्स होते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक रैंक्स में जिनको वक्त से पहले या उनके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि ये फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं या फ्यूचर प्लेयर्स हो सकते हैं। आई थिंक दो तीन प्लेयर्स माजी में रहे हैं रिसेंट पास में, उनमें आपका भी शुमार होता है, जिनको ना सिर्फ क्रिकेट के हवाले से एज अ बैट्समैन आप आगे जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी के हवाले से भी। वही चीज हमने मुल्तान सुल्तान के हवाले से आपके साथ देखी कि आपने वहाँ ना सिर्फ कैप्टनसी अच्छी की बल्कि आप उस फॉर्मेट में अच्छा खेले जहां अभी आपको पाकिस्तान के लिए मौका नहीं मिला था। तो शान ये होता है स्ट्रगल, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब आप एक थोड़ा सा बर्डन कैरी कर रहे होते हैं, आपको टैलेंट या फ्यूचर के लिए रेट किया जा रहा हो, और अगर एक आध परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए तो फिर लोग उसी तरह आपको जल्दी जज भी कर लेते हैं। तो आपने कभी ऐसा फील किया प्रेशर? स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका वाली बात से। साउथ अफ्रीका का मैंने पहले ही इस पे टच किया हुआ है कि उससे पहले 3 साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी उसमें रन्स हुए थे। जब भी आप रन्स करते हैं आपके साथ एक एडेड आपके साथ कॉन्फिडेंस होती है, तो वो रन्स की कॉन्फिडेंस मैं साउथ अफ्रीका लेकर गया था, और वहां मैंने आई थिंक एक चीज डिसाइड कर ली थी कि मैंने आउटकम का सोचना छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि ऑन द डे जो भी सिचुएशन होगी, जो भी अंदर रिक्वायरमेंट होगी, मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा। आउटकम आए या ना आए वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में मेरे अपने कंट्रोलेबल्स थे, जो मैंने अपने गेम पे काम किया था, जो मैं पीछे से रन्स करके आया हुआ था, और जो ऑन द मोमेंट मैं खेल रहा था। आई थिंक मेंटली एक बहुत अच्छे स्टेट में था साउथ अफ्रीका में। उन पिचेस पे ऐसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन देखें, अगर कोई चीज़ अचीव करनी है हाईएस्ट लेवल पे, तो उसमें भी खामियां थी। स्टार्ट्स लिए थे, 2 बार 60 पे आउट हुआ, 2 बार एक बार 40s में, एक बार 30s में आउट हुआ। तो वो ऐसी चीजें थी जो मुझे कन्वर्ट करनी चाहिए थी उस वक्त, और वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी रिफ्लेक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में भी 4 इनिंग्स थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टार्ट्स मिले थे। आई थिंक हर इनिंग्स में अच्छे स्टार्ट्स मिले थे, और स्पेशली आखिरी इनिंग्स में जब 68 पे आउट हुआ था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट वही है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन एक ही अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। शायद 10 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो बड़ा प्लेयर होगा वो वहाँ 200 कर देगा, जो एवरेजेस होंगे वो 60, 70, 80 उसी में करते रहेंगे। तो अगर एक बड़ा प्लेयर बनना है तो उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट भी करना है, क्योंकि हर बार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप अच्छा खेल रहे होते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईली स्किल्ड आपकी ऑपोजिशन होती है, और कंडीशंस भी टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट का नाम ही टेस्ट इसलिए कि वो आपको टू द कोर टेस्ट करती है। लेकिन कॉन्फिडेंस उससे जरूर आया कि उन पिचेस में उस बॉलिंग के खिलाफ खेल के एक आपको कॉन्फिडेंस मिली कि हाँ, इस क्रिकेट में मुश्किल कंडीशंस में मेरे पास एबिलिटी है कि मैं बड़े स्कोर्स कर सकता हूँ। सेकेंडली जो आपने टैग की बात की, देखें वो क्रिकेटर की लाइफ में चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर टैग्स आते रहेंगे। आपने जैसे इधर बात की कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कैप्टनसी या बैट्समैन, आई थिंक इसकी ऑपोजिट साइड पे भी, ऑपोजिट एक्सट्रीम का भी टैग आया हुआ है कि लिमिटेड प्लेयर है। फैजान भाई ने जो क्वेश्चन किया वो वाला भी टैग आया हुआ है। तो टैग्स आते रहते हैं। क्रिकेटर को फिर वही बात कर रहा हूँ, बैलेंस रहना चाहिए, और टैग्स को अपनी तरफ नहीं देखना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहिए कि किस बात में कितनी हकीकत है। और देखें, फ्यूचर मेरे ख्याल में ना, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे तो हम अभी कहीं और खड़े हुए होते। तो बात ये होती है कि आप गोल्स रख सकते हो माइंड में कि आपको किधर जाना है, और फिर ओनली थिंग जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो आपका प्रेजेंट मोमेंट है। और प्रेजेंट मोमेंट के आपके कंट्रोलेबल्स क्या है कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनो, एक अच्छे इंसान बनो, अपनी मेहनत करो, जो भी आपके कंट्रोल में जो भी चीजें हैं, आपका जो एटीट्यूड है, आपका एफर्ट है, आप वो चीजें देखें। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सारे जो बेसिक्स हैं अपना जो प्रोसेस होता है, अगर आप वो फॉलो करते हो और दूसरों के ओपिनियन में आप
वो आपको किसी लाइट में देखते हैं, तो कभी कभार बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप उस मकाम पे पहुंचे होते हो, लेकिन अगर आपसे उस मकाम का सोचोगे और फिर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाएगी तो फिर आपको वो चीज़ इफेक्ट भी करेगी। कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दूंगा और एक मेरी परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट बुरी हो जाएगी, तो फिर उस फ्यूचर को देखते हुए और अभी को देखते हुए मुझे लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया है और मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, या सारे फिर डाउट्स जो होते हैं वो उस वक्त आने होते हैं। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखो, कंट्रोलेबल्स पे आप ध्यान दें और अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, और बाकी जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, अगर आपका प्रोसेस अच्छा होगा वो आपको जरूर मिलेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं। फरहान निसार और हाफिज मोहम्मद इमरान ने भी हमें लेट ज्वाइन किया, तो वो फिर क्वेश्चन अगर एंड पे कर लें तो फरहान पहले आप क्वेश्चन कर लें। जी शान, मैं डाटा के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि 3 एनालिस्ट थे मुल्तान सुल्तान्स के पास, और भी आपने कहा कि जो शॉर्टन मैच था तो डाटा एनालिस्ट या कोचेस ने कहा कि जुनैद खान को खिलाना चाहिए उनका रिकॉर्ड देखते हुए। तो क्या ये जो टूल्स हैं वो कप्तानी को आसान करते हैं, या कहीं आपको ये महसूस होता है कि कप्तान को कंट्रोल किया जा रहा है इन टूल्स की वजह से? जैसे कोयटा के अगेंस्ट खुशदिल ने जब ओवर किया तो जब टाइम आउट था तो एंडी फ्लावर आए ग्राउंड में, उन्होंने कहा कि खुशदिल से ओवर करवाया। तो क्या ये चीजें आपको महदूद करती हैं या आपकी कप्तानी को आसान बनाती हैं? फरहान भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इस पे काफी बात भी होती रहती है और काफी मिक्स्ड ओपिनियंस आते रहते हैं कि किस तरीके से। हमने फिर वही बात की थी कि हमारे डिस्पोजल पे ये रिसोर्सेज थी, 3 एनालिस्ट थे, नंबर्स भी हमें प्रोवाइड हो रहे थे, फिर बहुत सारे कोचेस जो हमारे पास थे, हमारे पास काफ़ी कोचेस थे और काफ़ी एक्सपीरियंस कोचेस थे। तो बात एंड में यही होती थी कि हमें बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना है। लेकिन एंडी ने एक बात पहले ही दिन क्लियर की हुई थी, एंडी फ्लावर ने, वो ये थी कि क्रिकेट जो गेम है वो ऑन द फील्ड होता है, और कप्तान किसी को इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ऑन द फील्ड वो सबसे अच्छा डिसीजन ले सके। तो जो डिसीजन है वो मेरे हाथ में था और मुझे उस डिसीजन की ओनरशिप लेनी चाहिए। हाँ, वो मुझे बैक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, लेकिन जो ओनरशिप है डिसीजन की वो मुझे लेनी चाहिए। और मुझे ये नहीं होगा कि मैं ओवर रिलायंट हो जाऊं कि मुझे इन्फॉर्मेशन वहां से मिल रही है और बस जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं वो फॉलो करता रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो आपने तो बात जो आप जैसे आपने क्वेटा वाला एग्जाम्पल दिया, उस वक्त ऐसा था, एक स्टेज आया था गेम में जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं किस बॉलर को लगाऊं, क्योंकि शेन वॉटसन उस वक्त काफी सेट हो गया था और उसने काफी मारना शुरू कर दिया था और रन रेट पहली बार ना एक रीचेबल डिस्टेंस पे आ गई थी। तो उस वक्त मेरा डिसीजन था कि मैंने टाइम आउट लिया। टाइम आउट लेकर हमने उन 3 मिनट्स में हमने ये डिसाइड किया कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। हमने देखा एहसान अली स्ट्राइक पे, तो बेहतर चीज ये है कि इस वक्त हम खुशदिल को लगा दें और अगर 2-3 डॉट बॉलें मिल जाएं तो ओवर इतना बड़ा नहीं होगा। और उसमें खुशदिल को विकेट भी मिल गई, मेडन ओवर भी हो गया और आई थिंक वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। तो हमारी जो खासियत थी कि हमने जरूर, हमारे पास रिसोर्सेज थी, लेकिन हमने उस रिसोर्सेज पे सिर्फ रिलाई नहीं किया, हमने एंड में कंसल्टेशन की सबसे और हम बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते थे। तो अगर हमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि फलाना बॉलर लगाना चाहिए, फलाना सिचुएशन होनी चाहिए, उसमें ऑन द फील्ड मशवरात करते हुए हमने कम्प्लीटली ऑपोजिट डिसीजन लिया और वो भी हमारे लिए वो डिसीजन पे ऑफ हुआ। तो आई थिंक एक आप इसको जब एज ए टूल यूज करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर आप ओवर रिलायंस किसी चीज पे कर देते हो, ओवर रिलायंट हो जाते हो, तो फिर उसके भी नुकसान होते हैं। तो आपको अपने आप को भी ट्रस्ट करना चाहिए, अपना जो आपका मैनेजमेंट का कोर है उसको भी ट्रस्ट करना चाहिए, और एक एट द एंड ऑफ द डे एक डिसीजन लेना चाहिए जिसमें ऑब्वियसली आपकी इनपुट, हर चीज का, आपकी डेटा का भी इनपुट हो, आपके कोचेस का भी इनपुट हो, और फिर फाइनल डिसीजन आपका हो और उसकी आपको ओनरशिप लेनी चाहिए। हाफिज इमरान, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो इमरान, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस इमरान नहीं है। इमरान, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी 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 शान, आप किस तरह से देखते हैं जब
करियर का आगाज आपका चला है और उसके बाद अब आप की जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखते हैं कौमी सतह के क्रिकेट में हर फॉर्मेट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं कि आप अपने आप को तैयार समझते हैं पाकिस्तान के लिए भी हर फॉर्मेट के लिए, और दूसरा ये है कि कितना आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, होम ग्राउंड पर हमें खेलने को मिल रहा है, और जिस तरह से अभी 2 श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें खेल कर गई हैं, ये नए आने वालों के लिए और जो खिलाड़ी 2009 से अब तक क्रिकेट खेल रहे थे उनको अपने मुल्क में खेलने का मौका नहीं मिला, तो ये किस हद तक खेल के फ़रोग के लिए और जो खिलाड़ियों की असल सलाहियतें हैं उनको उभारने में बड़ा मददगार साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करे। मुझे पता है कि इस वक्त मैं किधर स्टैंड करता हूँ, क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में, क्या चीज़ें, देखिए सिलेक्शन कभी मेरे कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन मैं हमेशा परफॉर्मेंस से, अपने वर्क एथिक से, अपने प्रोफेशनलिज्म से मैं एक अपना केस बना सकता हूँ। तो अभी भी मुझे पता है मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मेरी पूरी कोशिशें होंगी कि इंशाल्लाह मैं रिक्वायरमेंट्स पे काम करूं, उनको मीट करूं और पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करूं। सेकेंडली जो आपने बात की, देखें वही बात होती है कि अगर आप क्रिकेटर्स देख लें, बड़े बड़े प्लेयर्स देख लें, उनका होम रिकॉर्ड हमेशा उनके अवे रिकॉर्ड से बेहतर होता है। बहुत ही कम प्लेयर्स होंगे, गिने चुने प्लेयर्स होंगे जिनका आई थिंक ऑपोजिट केस होगा या बराबर होगा। तो ये चीज़ मिसिंग रही है हमारे प्लेयर्स से। डेब्यूज जो हम ज़्यादातर लोगों ने डेब्यूज भी किए हैं वो हमने किए हैं यूएई में किए हैं या किसी और फॉरेन कंडीशंस में किए हैं। इस साल आपको देखें कितने एग्जांपल्स मिले हैं। आबिद अली ने अपना डेब्यू पाकिस्तान में किया। आबिद अली की आप परफॉर्मेंसेस देखें जो उसने पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए, इवन वनडे टीम के लिए परफॉर्मेंसेस की हैं, कराची में वनडे में, कराची और पिंडी में टेस्ट क्रिकेट में। तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा साइन है कि देख प्लेयर्स अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, अपने क्राउड्स के सामने खेल रहे हैं, तो वो कितना बड़ा एक फैक्टर होता है कि उन 2 चीज़ों की वजह से प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस में भी निखार आ रहा है। नसीम शाह की जो हैट्रिक थी, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बैटिंग पिचेस होती हैं, जिस पिच पे हमने 555 रन किए थे, उसमें जिस तरीके से नसीम ने, शाहीन ने, अब्बास ने, फिर पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जहाँ हमने ऑलमोस्ट 400 ऑड रन किए थे, वहाँ हमने 20 विकेट्स, जो नसीम, शाहीन, अब्बास, यासिर शाह, तो ये आप कंट्रीब्यूशंस देखें कि ना सिर्फ हमारी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, हमारी बॉलिंग में भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हम T20 सीरीज भी जीते, उसमें हमें हसनैन को देखने को मिला, हारिस रऊफ मिला, तो बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। और फिर अगेन PSL पाकिस्तान में हुई है, उसमें PSL में हमें काफ़ी अपने उभरते हुए खिलाड़ी मिले, नए नए यंगस्टर्स आए हैं। हैदर अली का काफ़ी नाम देखें जिस तरीके से चला है, जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। उमर खान है, दिलबर ने लाहौर के लिए अच्छी की है, खुशदिल शाह, जीशान अशरफ, रोहेल नज़ीर। अब इस वजह से देखें पाकिस्तान में क्रिकेट आने से, सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस आउट कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट आने की वजह से बहुत फ़र्क आया और इंशाल्लाह मजीद आएगा जब और क्रिकेट पाकिस्तान में होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे हमें ज्वाइन करने का। शान, आपका बहुत शुक्रिया, बड़े पेशेंटली आपने सब सवालों का थॉरली जवाब दिया। इसी तरह इस सेशन को अब इसको कंक्लूड करते हैं। स्टे सेफ एवरीवन, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू